गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम कल प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रथम व्याख्यान देखे थे। आज प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष परीक्षा जो आयुर्वेद में बताई है उसका द्वितीय श्रृंखला का लेक्चर हम देखेंगे। उसको कल हमने यहाँ तक थोड़ा सा उसको रिकैप करेंगे। इंद्रिय पंचक के बारे में देखा था। इह खलु पंचेन्द्रियाणि पंच इंद्रिय द्रव्याणि पंच इंद्रिय अधिष्ठानानि पंच इंद्रिय अर्थाः पंच इंद्रिय बुद्धि इत्यादि। तो ये पांच जो है इसी को इंद्रिय पंचक कहा जाता है। एक घटक है वो इंद्रिय है यानी ज्ञानेन्द्रिय। दूसरा इंद्रिय का अधिष्ठान यानी फिजिकल अपैरेटस और फिजिकल ऑर्गन। तीसरा जो है जिस महाभूत पांचभौतिक संगठन से इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है उसमें प्रधान तत्व जिस महाभूत का है वह यानी उसको इंद्रिय द्रव्य भी कहा जाता है। और आगे है उस इंद्रिय का विषय। ठीक है, तो वह विषय जो है उस महाभूत का विशेष गुण भी होगा और इसीलिए इंद्रिय तुल्य योनित्व होने की वजह से उसी इंद्रियार्थ का वह ज्ञानेन्द्रिय ग्रहण करता है और ये जिस बुद्धि के द्वारा होता है उसको उस इंद्रिय की बुद्धि कहा जाता है। तो इंद्रिय बुद्धि, इंद्रिय विषय, इंद्रिय द्रव्य, इंद्रिय अधिष्ठान और इंद्रिय, ये पांच घटक होने की वजह से इसको इंद्रिय पंचक कहा जाता है। यहाँ पे हम ये भी समझ सकते हैं कि इंद्रिय पंचक के द्वारा ज्ञानेन्द्रिय की उत्पत्ति या संगठन जो है वो पांचभौतिक बताया है आयुर्वेद में। तो ये हमने कल विस्तार से देखा है। जैसे घ्राणेन्द्रिय में पृथ्वी महाभूत का प्राधान्य रहेगा न्याय वैशेषिक के अनुसार, और आयुर्वेद में केवल और केवल पृथ्वी महाभूत से वो घ्राणेन्द्रिय की उत्पत्ति नहीं होगी, तो उसका संगठन जो होगा वो पंच महाभूतों से होगा, लेकिन उसमें प्राधान्य जो है वो पृथ्वी महाभूत का प्राधान्य या आधिक्य या डोमिनेंस जो भी आप कहे वो रहेगा। तो ये हमने कल देखा था और फिर कर्मेंद्रिय से हमने वहां पे वह व्याख्यान जो है वो समय अवधि खत्म होने की वजह से हमने वहां तक उसको खत्म किया था। तो आज कर्मेंद्रिय से आगे हम उसको ले जाएंगे। तो कर्मेंद्रिय स्वरूप जो है वो भी पांचभौतिक है आयुर्वेद में और उसमें एक एक महाभूत का जो है वो आधिक्य है। तो जैसे पंच महाभूतों की उत्पत्ति तन्मात्रा पंच तन्मात्राओं से होती है, उसमें हर एक तन्मात्रा हर एक महाभूत में विद्यमान है, लेकिन जिस तन्मात्रा का आधिक्य होगा उसको उस महाभूत से संबोधित किया जाएगा। इसी को व्यपदेशस्तु भूयसा सिद्धांत कहते हैं, यानी मेजॉरिटी विंस। तो उस पद्धति से और वो डोमिनेंट होने की वजह से उसका संबोधन किया जाता है। वैसे ही कर्मेंद्रियों का संगठन भी जो है वो पांचभौतिक है। जैसे उदाहरण के तौर पे लेते हैं पहला इंद्रिय हस्त नामक कर्मेंद्रिय। तो हस्त जो है उसमें वायु महाभूत की प्रधानता रहेगी, लेकिन तेज, आकाश, आप और पृथ्वी ये अन्य चार महाभूत जो है वह उसमें अंशतः या कम मात्रा में जरूर उसके संगठन में सहभाग लेते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। तो ये स्पर्शनेन्द्रिय का महत्व भी हमने कल देख चुके हैं। उसके आगे हमने वेदना का अधिष्ठान देखा था, तो ये भी कभी कभी एसक्यू में पूछा जाता है, उसको आगे ले जाएंगे। त्रयोदश अंतःकरण। तो ये त्रयोदश अंतःकरण क्या है? तो करण यानी जिसके आधार से, करण का सिंपल मीनिंग अगर देखें तो उसका अर्थ निकलता है साधन या इक्विपमेंट। तो जो व्यवहार के लिए हमें उपयुक्त साधन है उसको करण कहा जाएगा। और यहाँ पे अगर न्याय वैशेषिक के भाषा में कहे तो उसको व्यापार से युक्त जो असाधारण करण होते हैं, यानी जिसके साथ से हम व्यवहार करते हैं, जिसके सिवा व्यवहार हम नहीं कर सकते, उसी को करण कहा जाता है। तो ये त्रयोदश करण कौन से है? त्रयोदश संस्कृत भाषा में उसका अर्थ होता है 13, तो संख्यात्मक शब्द है, और करण का अर्थ है साधन। तो 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जो है वो टोटल हो जाते हैं 13, और इसको चरकाचार्य त्रयोदश करण कहते हैं। अब देखिए
ये बाह्य या स्थूल इंद्रिया नहीं है इसमें। ये जो भी है वो सूक्ष्म इंद्रिया है। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय से हमने ब्रेन में जो सेंटर्स होते हैं, या जैसे ज्ञानेन्द्रिय के बारे में उसको इंद्रिया कहा है, तो वह जिससे हमें उस एरिया होता है परसेप्शन का, नॉलेज का, उसको लेना चाहिए। और ऐसे ही मन बुद्धि अहंकार भी जो है वो सूक्ष्म इंद्रिया है या सूक्ष्म शरीर के घटक है। तो ये चरक शारीस्थान प्रथम अध्याय का रेफरेंस आपके सामने स्लाइड में है। इंद्रियेण इंद्रियार्थो ही समनस्केन गृह्यते कल्प्यते मनसा तु ऊर्ध्वं गुणतो दोषतो अथवा जायते विषये तत्र या बुद्धि निश्चयात्मिका व्यवस्थिति तया वक्तुम कर्तुम वा बुद्धिपूर्वकम। यानी मन के सहित इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण होता है, वह गुणतः दोषतः, यानी ये जो एनालिसिस है कि वो विषयों का जो ग्रहण किया है वो समनस्केन गृह्यते, यानी इंद्रियों के सहित जब मन उपस्थित रहेगा तभी ज्ञान होगा। हमने मन के विषय में पदार्थ विज्ञान के अगर आप लेक्चर्स पिछले वाले देखेंगे तो आपको उसको स्पष्ट में समझ में आएगा। मन का विस्तृत रूप से 2 व्याख्यान है हमारे, तो वहां पे स्पष्ट आपको पता चलेगा कि मन जो है उसका लक्षण बताया, लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भाव अभाव एवच। तो मन की उपस्थिति ही ज्ञान के लिए कारण है। मन की उपस्थिति नहीं होगी तो ज्ञान नहीं होगा। ठीक है। तो मन के द्वारा या मन समनस्क इंद्रिया ही विषयों का ग्रहण करती है। फिर वो ग्रहण होने के बाद जो है मन के द्वारा उसका यानी गुण और दोष इनका एनालिसिस किया जाता है और फिर एक निश्चय रूप से कुछ कंक्लूजन निकलता है, उसी को बुद्धि या ज्ञान कहते हैं। ठीक है। और फिर उसके द्वारा ही जो भी निर्णय लेना है या कृति करनी है वह निश्चित ही होती है। तो बुद्धि पूर्वक ही कर्म होता है। तो बुद्धि को इसीलिए व्याख्या बुद्धि की लक्षण बताया जाता है, बुद्धि ही निश्चयात्मिका, यानी गुणतः दोषतः उसका जो उहापोह है वो करने के बाद ही फिर जो उसका कर्तव्यता या प्रवृत्ति या निवृत्ति, यानी वह चीज करनी है, वह कार्य करना है या नहीं करना है, वो निश्चय किया जाता है। अब ये जो करण देखे उसमें अंतःकरण का प्राधान्य यहाँ पे बताया है। यानी ये जो त्रयोदश करण बताए हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि अहंकार। ठीक है। तो इसमें जो ये 3 है जिन्हों अंतःकरण कहा जाता है, मन बुद्धि अहंकार, इनका प्राधान्य रहता है। तो सांख्य कारिका की कारिका नंबर 35 है, उसमें यहाँ पे आप दिखाई देता है। सांख्य दर्शन के आधारभूत ग्रंथ है सांख्य कारिका। तो वहां पे वो बताते हैं स्पष्टतः अंतःकरण के साथ बुद्धि जिस अर्थ या विषय का बोध करवाती है उसी को त्रिविध करण के द्वारा वह संभव है और वही प्रधान है। यानी मन बुद्धि अहंकार, यही जो अंतःकरण के 3 जो करण बताए हैं वही प्रधान है, वही प्रमुख है। यानी पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय तुलनात्मक दृष्टि से वह गौण है। ठीक है। अभी आगे का जो हमेशा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है वह है प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण बताते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है या प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष परीक्षा यह मर्यादित है। यानी इसको आप हर एक वस्तु का या हर एक भाव पदार्थ का ज्ञान केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नहीं हो सकता। और यही इस प्रत्यक्ष अनुपलब्धि कारण, इसको हम बताते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा उपलब्धि या विषय का ज्ञान न होने के क्या कारण है, या मराठी में प्रत्यक्ष ज्ञान उपलब्धि मधील अडचणी, ऐसे भी उसको पूछा जा सकता है। तो चरक सूत्र स्थान 11वें अध्याय में हमें यह रेफरेंस मिलता है। सताम च रूपाणाम अति सन्निकर्षात अति विप्रकर्षात आवरणा करण दौर्बल्यात मनो अनवस्थाना समान अभिहारात अभिभवात अति सौक्ष्म्याच्च प्रत्यक्ष अनुपलब्धि। तो यह द्विविधम ही खलु सर्वम सच्च असच्च
तस्य चतुर्विधा परीक्षा। तो 4 परीक्षा जो है वो बताते हैं। उसके बाद में प्रत्यक्ष प्रमाण का वो लिमिटेशंस भी बताते हैं। तो अति सन्निकर्ष, अति विप्रकर्ष, आवरण, करण दौर्बल्य, मनो अनवस्थान, समान अभिहार और अभिभव, अति सूक्ष्म, ये जो 8 कारण है, इन 8 कारणों की वजह से हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान नहीं हो पाता। यानी ये 8 लिमिटेशंस है या 8 बाधाएं हैं, अनुपलब्धि भाव है, ऐसा भी इसे हम कह सकते हैं। अति सन्निकर्ष यानी कोई चीज जो है बिल्कुल आपके इंद्रिय के इतने समीप है, इसलिए आप उसको देख नहीं पाते। जैसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप अगर कोई बुक रखोगे तो ही आप उसके जो अक्षर है वो पढ़ पाते हैं, उसमें लिखे हुए उस बुक में या न्यूज़पेपर में। उसके बहुत उसको अगर नजदीक में लाया जाए तो उसको आप ठीक से देख नहीं सकते। तो वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है वह दिया है काजल, आंखों में लगाए जाने वाला। आप काजल की डिब्बी अगर देखोगे तो आपको दिखाई देगा, आप वो अंगुली से लगाओगे तो अंगुली पे आपको दिखाई देगा, लेकिन आप आंखों में जब उसको लगाते हो तो आप उसी आंख से उसको देख नहीं पाते जब तक आप आईने के सामने नहीं जाओगे। तो ये अति सन्निकर्ष यानी बहुत नजदीक होना, सामान्य भाषा में कहे तो। अति विप्रकर्ष यानी बहुत दूर की वस्तु। तो अगर दूर से बहुत दूर यानी हमारी जो इंद्रिय की क्षमता है वो चक्षुरेंद्रिय है या श्रवणेंद्रिय है, बहुत दूर, अगर जैसे चींटियां अगर समझो कोई आवाज निकालती है तो हमारे कान सुन नहीं पाते, ठीक है। तो वैसे ही बहुत दूर तक अगर समझे कोई पंछी उड़ रहा है आकाश में तो वो कुछ अंतर तक हमें दिखाई देता है, बाद में वो छोटा सा ब्लैक स्पॉट दिखाई देता है, उसके बाद में वो बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। इसका मतलब वो नहीं है क्या, वहां पे तो होते ही है वो चीज, लेकिन हमारे इंद्रिय में वो सामर्थ्य नहीं है क्योंकि वो हमारे लिमिटेशन से दूर चला गया। तीसरा कारण है आवरण। जैसे हम किसी रूम में हैं, क्लासरूम में हैं, और बाजू के रूम में समझिए 3rd ईयर बीएमएस का रूम है बाजू में, तो वहां पे हमारा कोई दोस्त है या मित्र है, तो उसको हम यहाँ से देख नहीं पाते क्योंकि बीच में दीवार होती है, ठीक है। तो इस आवरण की वजह से हमें वह वस्तु वहां पे होती है लेकिन दिखाई नहीं जाती। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि आपके पास कोई किताब है और उस किताब को आपने अगर कोई कवर डाल दिया, उसको ब्राउन कवर हम डालते हैं, ठीक है, तो उसका मुखपृष्ठ जो है वो हमें दिख नहीं पाता। इसलिए किस विषय का पुस्तक है हम समझ नहीं पाएंगे अगर समान हमने मुखपृष्ठ सॉरी समान ही आवरण अगर किताबों को लगा दिए तो ये हो गया आवरण। तो इससे भी हमें प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होता, वस्तु वहां पे होते हुए भी। चौथा है करण दौर्बल्य, यानी हमारी ज्ञानेंद्रिय जो है वही अगर उसकी क्षमता कम हो जाती है किसी कारणवश या एजिंग प्रोसेस की वजह से, हम चीज होते हुए भी वहां पे, जैसे बूढ़ी हमारी दादी है तो वो सुन नहीं पाती ठीक से, तो वो इसका मतलब ऐसे नहीं कि वहां आवाज नहीं है, आवाज है, शब्द है वहां पे, लेकिन उनके श्रोतेंद्रिय दुर्बल हो गए हैं आयु की वजह से, एजिंग प्रोसेस की वजह से, इसलिए वो सुन नहीं पाते। आगे है मनो अनवस्थाना, यानी आपका ध्यान यानी मन वहां पे नहीं है। तो समनस्क इंद्रियां ही केवल ज्ञान का ग्रहण करती है, और वहां पे अगर वह मन नहीं है तो वहां आपको ज्ञान नहीं हो पाता। इसलिए मन वहां पे उपस्थित न होना यह भी प्रत्यक्ष ज्ञान की बाधा या अनुपलब्धि का कारण बताया है। यहाँ पे आपके सामने स्लाइड में उदाहरण दिया है कि दुष्यंत और शकुंतला का प्रसंग यहाँ पे वर्णन किया है कि शकुंतला जो है वो दुष्यंत के इतने विचारों में खोई हुई रहती है, मन उनका भटक रहा होता है कि पास में दुर्वास ऋषि आने के बाद भी उनको नहीं समझ में आता कि दुर्वास ऋषि नजदीक आ गए हैं। यानी शकुंतला जी का जो मन है, शकुंतला का, वह दुष्यंत के विचारों में खोया हुआ है। ये मनोवस्थान का उदाहरण दिया है। छठा है समान अभिहार, यानी देखिए अगर मुट्ठी भर गेहूं है और गेहूं की राशि है, तो मुट्ठी भर गेहूं उस राशि में अगर डाल दिए जाए, यहाँ पे हमने चावल का उदाहरण लिखा है आपके सामने के स्लाइड में, तो चावल अगर मुट्ठी भर डाल दिए
तो आपको आपने डाले हुए चावल अगर फिर से निकालिए तो आप समझ में नहीं आएगा कहाँ पे है वो। ठीक है, तो इसको समान अभिहार कहते हैं, यानी समानता अगर वस्तुओं में है तो उसको वहां पे होते हुए भी हम उसको उसकी विवेचना या उसका विभक्ति या भिन्नता हम समझ नहीं पाते, तो ये भी प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधा है, यानी उसका लिमिटेशन है। सातवां है अभिभव। अभिभव क्या है, यानी एक पदार्थ ऐसा है बहुत क्षमतावान है और दूसरा थोड़ा दुर्बल है, तो जो अधिक क्षमता वाला पदार्थ है वो कम क्षमता वाले पदार्थ का उस अधिक क्षमता वाले पदार्थ के मौजूदगी में ज्ञान नहीं हो पाता। उदाहरण बिल्कुल सिंपल है, जैसे दिन में भी आकाश में तारे होते हैं, लेकिन सूर्य इतना अभिभवशाली है या अधिक क्षमता वाला है जिसकी वजह से हमें आकाश में तारे होते हैं, चांद भी होता है, लेकिन हमें दिख नहीं पाता। ठीक है, तो सूर्य का प्रभाव की वजह से हम उसको अभिभव की वजह से नहीं देख पाते, तो अभिभव यह भी प्रत्यक्ष अनुपलब्धि का एक कारण है। और आठवां और सबसे अंतिम जो है वो अति सूक्ष्म, यानी इतनी सूक्ष्मता होती है, जैसे उदाहरण यहाँ पे लिया जाए तो बालों में जो यूका और लिक्षा जिसे आयुर्वेद में कहा जाता है संस्कृत में, तो वो इतने स्मॉल साइज इंसेक्ट्स है कि आप उसको नेकेड आई से देख ही नहीं पाते। तो ये अति सूक्ष्मता जो है यह भी अनुपलब्धि, प्रत्यक्ष से अनुपलब्धि होने का एक कारण है। ठीक है, तो ये हो गई 8 घटक। इसको प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रहण के दोष भी बताया जाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान की बाधा, अनुपलब्धि भाव, या फिर मराठी में प्रत्यक्ष ज्ञान ग्रहणातील अडचणी व दोष, ऐसे भी उसको कहा जाता है। अब देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये बेसिक साइंसेस जो है इनकी इतनी एडवांसमेंट या रिसर्च हुई है कि जो फिजिक्स के द्वारा उपलब्ध साधन सामग्री है उसके द्वारा कुछ दोष इसके जो है वो दूर किए जा सकते हैं और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण के दायरे में लाया जा सकता है। इन 8 घटकों को थोड़ा सा उसको दरकिनार किया जा सकता है। जैसे कुछ उदाहरण यंत्र या इक्विपमेंट से यहाँ पे दिए हैं आपके सामने। पहला है यानी दूरबीन। तो दूरबीन की सहायता से जो है वो आपको दूर की चीज भी बिल्कुल दिखाई दे सकती है। या दूसरा है दूरध्वनि, मोबाइल फोन हो या ट्रंक कॉल हो, तो बिल्कुल दूर के अंतर में बैठा हुआ व्यक्ति भी, दूसरे देश में बैठा हुआ व्यक्ति की आवाज भी हम संभाषण जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, तीसरा उदाहरण दिया है कि बाहर से हमें फ्रैक्चर दिखाई नहीं देता बोन का, लेकिन अगर उसका एक्सरे निकाला जाए तो कौन सा फ्रैक्चर है या डिसलोकेशन है उसके डिटेल्स हमें ज्यादा पता चल सकते हैं। तो ऐसे उस लिमिटेशंस कुछ तौर पे इन साधन सामग्री द्वारा, यंत्रों द्वारा दूर किए जा सकते हैं। वैसे ही अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी का उदाहरण है, या उसके बाद वो यूएसजी की वजह से लीवर हो या फिर किडनीज हो, लंग्स हो, आपका यूटेरस हो, तो ये सभी जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी कुछ ज्ञान हमें प्राप्त हो सकता है। तो फिर ईसीजी है या फिर ईईजी है, कैट स्कैन है, एमआरआई है, ये भी जो है ये प्रत्यक्ष ज्ञान के उपकरण के साथ, इन उपकरणों के साथ प्रत्यक्ष ज्ञान या प्रत्यक्ष प्रमाण ज्यादा उपलब्ध हो सकता है। करण दौर्बल्य भी दूर किया जा सकता है, जैसे आपको दिखना कम हो रहा है तो आप चश्मा लगा सकते हो। ठीक है, आपको श्रवण क्षमता आपकी कम हुई है तो श्रवण यंत्र यानी ऑडियोमेट्री करके वो दूर कर सकते हैं आप, ऑडियोमेट्री इक्विपमेंट्स लगा के। फिर तो इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शक हो यानी दूरबीन हो, इनके द्वारा भी सूक्ष्म बिल्कुल न दिखने वाले जो बैक्टीरिया है, वायरसेस है, इनको भी हम आज देख सकते हैं। और इसकी वजह से ही जो एंटीबायोटिक्स है या एंटीवायरल ड्रग्स है, इन क्षेत्र में बहुत क्रांति या संशोधन कर पाए हैं। तो जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान अनुपलब्धि के साधन का विचार करते हैं दर्शन शास्त्रों के बारे में, तभी हमने ये लिमिटेशंस कुछ हद तक
हमने बहुत हद तक दूर भी कर पाए हैं, इसको भी आज के परिप्रेक्ष्य में जानना चाहिए। अब हर एक प्रमाण के बारे में या परीक्षा के बारे में उसका व्यावहारिक उपयोग, अप्लाइड एस्पेक्ट आपको पूछा जाता है, या जब वही आपको एलक्यू भी पूछा जाएगा तो उसमें अप्लाइड एस्पेक्ट पूछने का ज्यादा हमें चुनाव जो है वो परीक्षक करते हुए दिखाई देते हैं। जैसा पहला है सृष्टि, यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष प्रमाण का आयुर्वेद में उपयोग के कुछ उदाहरण यहाँ पे प्रस्तुत है आपके सामने। जैसे सृष्टि में उपलब्ध जो आहारीय द्रव्य है या औषध द्रव्य है, उनका ज्ञान हमें केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होता है। जैसे दूध मधुर रसात्मक है, ये केवल और केवल रसनेन्द्रिय के द्वारा हमें पता चलता है, या फिर वनस्पतियों का रस षड्रसा जो भी है वो हमें पता चलेगा। दूसरा है वैसे ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो भी विषय है, यानी हमारी जो औषधीय वनस्पति है उनके पुष्प कब किस सीजन में ऋतु में हमें पाए जाते हैं, उनकी फल कब उपलब्ध होते हैं, ये सभी ज्ञान जो है केवल और केवल हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होने हैं। सुश्रुताचार्य जी जो है वो शल्य प्रधान चिकित्सक होने की वजह से उन्होंने मृत संशोधन विधि जो लिखी है, यानी शव विच्छेदन डिसेक्शन प्रोसेस जो लिखा है, उसे वह बताते हुए वो स्पष्ट बताते हैं, शोधयित्वा मृतम सम्यक दृष्टव्यं विनिश्चयाः, यानी आपको डेड बॉडी पे डिसेक्शन करके ही आपको उसका ज्ञान करना चाहिए शरीर के अवयवों का। रोग परीक्षा हो या रुग्ण परीक्षा हो, इन दोनों के परीक्षा के लिए आपको प्रत्यक्ष प्रमाण का बहुत ही महत्व जान पड़ता है। विशेषतः उस व्याधि के कारण, पूर्व रूप, रूप, उपशान, उपशय, संप्राप्ति, इनके द्वारा जो है वह आप प्रत्यक्ष प्रमाण से ही ये सब ज्ञान कर पाते हो। और जो रोगी की परीक्षा बताई है, त्रिविध परीक्षा, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, ये भी जो है केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण पे ही आधारित है। जैसे चक्षुरेंद्रिय द्वारा हमें ग्रंथि और अर्बुद का ज्ञान होगा, स्पर्शेंद्रिय द्वारा उस अवयव का या उस शरीर का उष्ण शीत स्पर्श इत्यादि या कठिन और मृदु स्पर्श का ज्ञान होगा, यानी अब लीवर पाल्पेबल है या नहीं है, ठीक है, कहाँ पे एब्डोमेन में पेन है, किस साइट में पेन है, वो निश्चय के लिए हमें व्यवच्छेदक निदान के लिए स्पर्शनेन्द्रिय का उपयोग होगा। श्रोत्रेंद्रिय द्वारा आप हृदय, फुफ्फुस इत्यादि जो महत्वपूर्ण अवयव है उनके ध्वनि का ज्ञान होगा। लंग्स में कहाँ तक एयर एंट्री है, कहाँ नहीं है। प्रश्न परीक्षा में आपको क्या खाया था रुग्ण ने, क्या नहीं खाया था, या क्या खाने पे बीमारी बढ़ती है, लक्षण बढ़ते हैं या कम होते हैं, इस सुख दुख का ज्ञान हमें प्रश्न परीक्षा द्वारा होता है। और गंध परीक्षा द्वारा हमें जो है वो विविध जो मल पदार्थ है, स्वेद, मूत्र इत्यादि का ज्ञान हो सकता है। तो ये सब प्रत्यक्ष प्रमाण पे ही आधारित है। शारीर क्रिया यानी फिजियोलॉजी हो, निदान हो, विकृति विज्ञान हो, चिकित्सा हो, ठीक है, इन विषयों के विशेषता चिकित्सा शास्त्र जो है उसके संशोधन में विशेषतः प्रत्यक्ष प्रमाण का जो है वो ज्यादा हमें महत्व है, क्योंकि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अगर आपको आयुर्वेद को बनाना है तो जो सर्वमान्य सर्व विश्व के द्वारा आधारभूत जो साधन है वो प्रत्यक्ष प्रमाण ज्यादा है, ज्यादा उसको मान्यता है। तो उसको सिद्धि के लिए हमें आयुर्वेद को उस स्तर पे अगर ले जाना है तो इन साधनों का हमें ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा से ज्यादा विचारवान या दर्शन है, उन्होंने सभी दर्शनों ने इसको स्वीकार किया हुआ है, ऐसा प्रमाण है। और आपको अगर उसको जानना है तो योग रत्नाकर द्वारा अष्टविध परीक्षा है, नाड़ी मूत्र मलम जीवाम शब्द स्पर्श दृक आकृति, इनमें भी हमें प्रत्यक्ष प्रमाण ही केवल दिखाई देता है। और विशेषतः इसकी जो उपयुक्तता है प्रत्यक्ष प्रमाण की, इसको हम 3 स्तरों पे विभाजित कर सकते हैं। हमारी दिनचर्या में यानी डेली रूटीन हमारा जो है उसमें एक रिसर्च मेथोडोलॉजी जो क्लिनिकल हमें उसको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आयुर्वेद को करना है तो वहां पे इसकी उपयुक्तता सिद्ध होगी या उसका उपयोग हमें ज्यादा से ज्यादा करना होगा। और विशेषतः आयुर्वेद के अपने अगर मापदंड आपको प्रस्थापित करने हैं तो उसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण का आधार आपको लेना ही होगा। या और कुछ
इसके यहाँ पे उदाहरण दिए हैं। विशेषतः आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला जो है तो विशेषतः आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अगर आइडेंटिफाई करना है, यानी आपको स्वेलिंग है, शोथ उस विशिष्ट स्थान पे है या नहीं है, उसके लिए आप केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही आपको चाहिए। फिर कॉम्प्लेक्शन स्किन का जो है, स्किन का सॉरी वॉइस है, वॉइस टेक्सचर कैसा है, आकृति कैसी है, इसके लिए प्रत्यक्ष प्रमाण ही लगेगा। और इसीलिए सत हो या असत हो, यानी मूर्त रूप से हो या अमूर्त रूप से हो, इन सभी भावों के लिए आपको केवल और केवल प्रत्यक्ष प्रमाण ही चाहिए। तो आप बोलेंगे अमूर्त से कैसे प्रत्यक्ष भाव का ज्ञान होगा? जैसे शब्द है, वो शब्द दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसको स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस पद्धति से प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ज्ञान सत और असत दोनों का हो सकता है। और ये ट्रीटमेंट के लिए उपयोगी है, ये तो हमने देखा है उसको। ये चरक सूत्र स्थान 11वां का रेफरेंस है। रीबर्थ थियरी जो है, पुनर्जन्म सिद्धि भी हमें प्रत्यक्ष प्रमाण से होती है। उसको आज हम डिटेल में नहीं देखेंगे, क्योंकि आज की विषय वस्तु वो नहीं है। तो आचार्य चरक ने जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा या प्रत्यक्ष परीक्षा के द्वारा बताते हुए ऐसे लिखा है कि प्रत्यक्ष द्वारा रोग की परीक्षा का इच्छा करने वाला जो है वो सभी इंद्रियों से, यानी रस ज्ञान जो है वो उन्होंने नहीं करना है। फिर बाकी जो है शब्द, स्पर्श, रूप और गंध, इनका ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण से करना चाहिए। चरक मीमांसा चौथा अध्याय जो है त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय अध्याय, वो भी हमारे प्लेलिस्ट में चरक संहिता के पूर्वार्ध, चरक संहिता पूर्वार्ध व्याख्यान में अभी है। उसके ऊपर एक व्याख्यान है, वो आप देखिए, चरक मीमांसा चतुर्दश त्रिविध रोग विशेष विज्ञान। वहां पे भी प्रमाणों की चर्चा है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी वहां पे उनको सुन सकते हैं, उनके लिए भी उपयुक्त है त्रिविध परीक्षा, वहां पे आपको विस्तार से पता चलेगी। तो उपयुक्तता में ये श्लोक भी आपको लिखना जरूरी है, या आपको वहां पे बताना चाहिए, रोगम आदौ परीक्षित ततो अनंतरम औषधम, यानी रोग का परीक्षण सर्वप्रथम करना आवश्यक है और फिर औषध यानी उसकी चिकित्सा आप करो। ओके, इसलिए ज्ञान पूर्वक कर्म ही केवल भीषक ने यानी आयुर्वेद फिजिशियन ने करना चाहिए। अगर आपने रोग का परीक्षण नहीं किया है, ज्ञान प्राप्त नहीं किया है पर्याप्त, और आप चिकित्सा करने चले, जो भी है शोधन शमन, तो आप उसमें यश प्राप्ति नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ प्रत्यक्ष हमने सबसे पहले देख चुके हैं, लेकिन अगर आप उसको और थोड़ा डिटेल में देखें उपयुक्तता के तौर पे, तो चक्षुरेंद्रिय द्वारा परीक्षा के उदाहरण यहाँ पे चरक मीमांसा चौथे अध्याय के दिए हैं त्रिविध रोग विशेष विज्ञान के, कि चक्षुरेंद्रिय से आपने क्या जानना चाहिए, शरीर का उपचय हुआ है, आयु के क्या लक्षण है, बल वर्ण इत्यादि के विकार क्या है, तो इनके बारे में विस्तार से सुश्रुताचार्य और चरक मीमांसा 4 में यहाँ पे चरकाचार्य बताते हैं। तो ये चक्षुरेंद्रिय के विषय में बल वर्ण आकार प्रमाण छाया, शरीर का उपचय हुआ है, अपचय हुआ है, यानी कर्षण, आयु के लक्षण क्या है, ये सभी चक्षुरेंद्रिय द्वारा ग्राह्य विषय है। श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य विषय भी चरक मीमांसा चौथे अध्याय में बताए हैं। फिर सुश्रुत सूत्र स्थान 10वें अध्याय में बताते हैं, जैसे धमनी में अगर कोई शल्य प्रविष्ट हुआ है तो वायु फेन युक्त रुधिर को शब्द के साथ बाहर निकालती है। आंत्र पूजन, अंगुली पर्व संधियों का स्फुटन, स्वर भेद, ये हम श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सकते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय द्वारा प्रकृति विकृति से युक्त स्पर्श, यानी जहां पे शीत स्पर्श होना चाहिए वहां पे अगर उष्ण है तो वो विकृत है, तो इस पद्धति से, या शीत होना चाहिए लेकिन शैत्य बढ़ा है, यह भी हमें स्पर्शनेन्द्रिय से पता चलता है। इसके साथ ज्वर, शोफ इत्यादि की जो शीतता है, उष्णता है, श्लक्षणता, कर्कशता, मार्दवता, काठिन्य, ये सभी हमें केवल और केवल स्पर्शनेन्द्रिय से पता चलता है। तो इस पद्धति से क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए मेनली ये जो ज्ञानेन्द्रिया है वह हमें प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्यादा उपयुक्त है। घ्राणेन्द्रिय जो है वह हमें विशेषतः शरीर में व्याप्त जो स्वाभाविक और विकृत गंध है, ठीक है, वह हमें पता चलते हैं। तो यहाँ तक हमने प्रत्यक्ष प्रमाण हिंदी में व्याख्यान की बहुत स्नातकों ने इच्छा व्यक्त की थी, पर्सनल मैसेज करके भी, और हमारे अष्टांग आयुर्वेद के विद्यार्थियों ने भी, इसीलिए हमने उसको
रिवीजन के तौर पे लिया है। आशा है आपको वह जरूर समझ में आया होगा। अगर प्रश्न है तो अभी प्रश्नों की ओर, ठीक है, 4 प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, उनकी ओर हम अभी जाते हैं और उसको विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे फिर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।